नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार, स्वागत है आपका। और आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की स्थिति को लेकर कि राजस्थान में क्या होने वाला है। एग्जिट पोल सब आ गए, अब बस कुछ घंटों का इंतजार है। एग्जिट पोल के बाद एक और पोल आया है, एक सर्वे, वो सीएसटीएस का सर्वे आया है। अब ये भी भ्रम ही पैदा कर रहा है। सीएसटीएस के सर्वे ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट मिलेंगे और कांग्रेस को 40%। तो 3% का वोट बीजेपी को ज्यादा मिलेगा। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा सीएसटीएस ने कहा है। तो अब तक तो बहुत सारे एग्जिट पोल्स ऐसा कह रहे थे कि कम से एक भी एग्जिट पोल जो प्रोमिनेंट है वो ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस आगे है या कांग्रेस की सरकार बनेगी। सभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो इस बारे में हमने पर्याप्त बातचीत भी की है, लेकिन सीएसटीएस का जो ताजा सर्वे है उसको लेकर हम कुछ बात करना चाहते हैं। हम आपको सबसे पहले पहले तो क्या ताजा सर्वे है वो भी दिखाते हैं और पिछली दफा जो हुआ था वो भी दिखाते हैं। पिछली दफा सीएसडीएस ने क्या दिखाया था, सबसे पहले वहां से बात शुरू करते हैं। देखिए, सीएसडीएस ने, ये एबीपी सीएसडीएस ने मिल करके 2018 में सर्वे किया था और 2018 में इसने, आप सबसे पहले राजस्थान सबसे नीचे लिखा हुआ है, 200 सीट पर हुए थे और उसमें उसने बीजेपी के लिए 84 सीट और कांग्रेस के लिए 110 सीट बताई थी और 6 अन्य के खाते में डाला था। तो राजस्थान में तो कम ये हुआ कि 99 सीटें कांग्रेस को आ गई थी और बीजेपी को और भी कम सीटें आई थी। लेकिन राजस्थान में एक और बात हुई थी, थोड़ा सा हम इस प्लेट पर फिर से लौटेंगे, लेकिन इसको देखिए। राजस्थान में यह हुआ था कि 2018 में सीएसडीएस ने बताया था कि बीजेपी को 41% सीट आएगी, कांग्रेस को 45% सीट आएगी और अदर्स को 14%। अब यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि 45% कांग्रेस को वोट आएगा, ऐसा सीएसडीएस ने पिछले चुनाव में बताया था 2018 में। आया कितना आया? कांग्रेस को लगभग 40% और बीजेपी को बताया गया 41% वोट आएंगे। आया कितना? 39%। दोनों के बीच 1% से कम का फासला था। तो सीएसडीएस ने जो पिछली बार बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच 41 और 45 यानी 4% वोट का फर्क होगा और कांग्रेस के फेवर में होगा, तो नतीजा क्या हुआ? सच तो नहीं रहा। फर्क 1% से भी कम का था और कांग्रेस के फेवर में था। यह बात कॉमन है कि कांग्रेस के फेवर में तब सीएसडीएस ने कहा था और अब रिजल्ट भी आया, लेकिन 1% के आसपास और 1% से कम उस अंतर पर कांग्रेस 27 सीट ज्यादा लेकर आ गई बीजेपी से, 27 सीट्स। और अब बीजेपी क्या कह रही है वो देखिए। अब बीजेपी जो कह रही है हम आपको दिखा रहे हैं, क्षमा कीजिए, सीएसडीएस का पोल जो कह रहा है, लेकिन हम इस पर आने से पहले वो पुराने वाले प्लेट पर चलते हैं जो यहां से बात शुरू हुई थी। एबीपी सीएसडीएस सर्वे ने 2018 में ये बताया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। 116 सीटें दी थी बीजेपी को, कांग्रेस को 105, 9 को अदर्स। नहीं बनी थी बीजेपी की सरकार, आप जानते हैं। कांग्रेस को उल्टे 114 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बना रही थी। एबीपी सीएसडीएस का सर्वे, 56 सीटें बीजेपी को और 25 कांग्रेस को, अन्य को 4। नतीजा क्या था? नतीजा था कि कांग्रेस को 65 से भी ज्यादा सीटें एक्चुअली मिली और बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई। अब बताइए, जो सर्वे बीजेपी को 56 सीटें दे रही थी और उसको 15 सीटें आई, वो सर्वे राजस्थान में प्रेडिक्ट करने चली है।
राजस्थान का भी हमने आपको बताया कि उसने क्या बताया है इस बार बताया है कि बीजेपी को 3% वोट कांग्रेस से ज्यादा मिलने वाला है। तो ये क्या फिगर है वो मैं आपको पहले दिखाता हूं। देखिए 2023 में सीएसडीएस का जो ताजा सर्वे है वो ये कहता है कि कांग्रेस को 40% वोट मिलने वाला है, बीजेपी को 43% मिलने वाला है, बीएसपी को 4% और अदर्स को 13%। यानी एक तरह से अदर्स के खाते में 17% वोट्स डालती दिख रही है सीएसडीएस के सर्वे में, और कांग्रेस को 40, यानी पहले से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। मैं एक्चुअल फिगर आपको दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि कांग्रेस को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है वोट में, और बीजेपी को जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। यानी बीजेपी का 4% वोट पिछले बार की तुलना में सीएसडीएस का सर्वे बढ़ा रहा है 43%। 4% वोट बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा मिल जाए तो इसका मतलब समझते हैं, क्लीन स्वीप। फिर तो कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सीएसडीएस ने पिछली दफा कांग्रेस के फेवर में 4% सीटें ज्यादा दिखाई थी, और तब वो बात गलत हुई थी। कांग्रेस को मामूली रूप से बढ़त हासिल हुई थी, और उस मामूली बढ़त में भी 27 सीट की बढ़त हासिल हुई थी। हम आपको चुनाव आयोग का वो आंकड़ा दिखाते हैं जिसमें कितनी सीटें एक्चुअली मिली थी, वोट और परसेंटेज खास करके वोट। और देखिए ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, आप भी देख सकते हैं साइट में जाके। बीजेपी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 73 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 3 पे जमानत जब्त हुई थी। टोटल वोट जो 1,38,29,046 मिले थे, और बीजेपी को ये प्रतिशत था ये 38.77% ये माना जाता है ओवरऑल। और जैसे और 39.08 को मानिए एक्चुअली, तो ये वोट जो है वो वोट है जो ओवरऑल उसको कितना मिले, जहां कंटेस्ट किया वहां कितना मिला। हो सकता है एक सीट में कम कंटेस्ट किया हो, तो ऐसी स्थिति में वोट परसेंटेज में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो आप ये आप माने कोई भी एक मान लीजिए 38.77% बीजेपी को मानते हैं, राउंड फिगर में 39 मानते हैं, और कांग्रेस को भी 39.3% मानते हैं, तो राउंड फिगर में 40 मान लीजिए। 40 तो नहीं, 39 ही मानना पड़ेगा। तो 39 से थोड़ा ज्यादा कांग्रेस को, और बीजेपी को 39 से कम। ये पिछले दफा चुनाव में हुआ था, 39 से ज्यादा कांग्रेस को, 39 से कम बीजेपी को। यानी इस बार जो सीएसडीएस बता रहा है वो ये बता रहा है कि बीजेपी को 39 से जो कम था वो 41% वोट शेयर आएगा, और कांग्रेस को जो 39 से थोड़ा ज्यादा था, क्षमा कीजिए ये तो मैं पिछली बार वाला दिखाने लग गया, क्षमा कीजिए, सॉरी वो ताजा ये है कि कांग्रेस को जो 39% से कम था इस बार 40% वोट आएगा, और बीजेपी को जो 39% से, बोलने में मैं लटपटा रहा हूं, कांग्रेस को 39% से ज्यादा वोट था, थोड़ा और बढ़ करके इस बार 40 हो जाएगा। और बीजेपी को 39% से कम था, तो वो थोड़ा और ज्यादा बढ़कर 43 हो जाएगा। यानी 4% वोट बीजेपी के बढ़ रहे हैं। ओवरऑल फर्क अभी के हिसाब से देखें तो 3% वोट बीजेपी को ज्यादा मिलता दिख रहा है कांग्रेस से। लेकिन 3% वोट अगर कांग्रेस को से ज्यादा मिल जाए तो वाकई राजस्थान का नक्शा पलट जाएगा। फिर तो कांग्रेस पूरी तरह से हारेगी और बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही होगी। लेकिन ये बिल्कुल विश्वसनीय नहीं लगता, क्योंकि इसी सीएसडीएस ने पिछली बार जो आंकड़ा दिया था वो हमने आपको दिखाया। इसी सीएसडीएस ने पिछले चुनाव में 2018 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाई थी, लेकिन नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार आई। इसी सीएसडीएस ने मध्य प्रदेश में जो सीट का आंकड़ा दिया वो आंकड़ा सच्चाई से कोसों दूर था, और उस आंकड़े को आप देखें तो 2018 में मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए 116 सीटें जिताई दिखाई थी, और कांग्रेस के लिए 105। यानी 116 सीट तो कांग्रेस को नहीं आई, उल्टा बीजेपी को नहीं आई, उल्टा कांग्रेस को 114 सीटें आई। तो इतना उल्टा जो दिखा रहा हूं उस पर हम सब बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं पूरी। अब हम असली बात पर आते हैं। ये तो फिगर मैंने आपको बताया, असली बात क्या है?
पूरे चुनाव को लेकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है। और भ्रम इस हिसाब से कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन में ये मैसेज चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ताकि जो छोटे मोटे मैनिपुलेशंस होते हैं गणना के समय में, बैलेट पेपर को गिनने में, वहां भारतीय जनता पार्टी का की मदद मिले। आप जानते हैं आरएसएस का बड़ा नेटवर्क होता है, सरकारी कर्मचारियों में भी होता है, हर जगह होता है। जब उनको लग जाता है कि बीजेपी आ रही है तो वो इकोसिस्टम काम करने लगता है। वोट गिनने से लेके बैलेट वाले वोट को गिनने से लेकर के सारी चीजें गड़बड़ी होने लगती है। छोटे छोटे मार्जिन को तो दोबारा रिकाउंटिंग फलना ढिमका करके डीएम अपने स्तर पर निपटा देता है। बिहार में देख चुके हैं, रात तक मतगणना कराई गई और कम से कम 10-11 सीटों पर तो स्पष्ट रूप से आंकड़े ही बदल गए। बहुत बवाल हुआ, लेकिन क्या है, कुछ होता नहीं है, चुनाव आयोग बैठा हुआ रहता है। ये एक फिजा बांधने के लिए ये चीजें होती हैं। और जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें सब में हर एग्जिट पोल्स के जो सुप्रीमो हैं उन सब के बारे में पता कर लीजिए। सबका संबंध आरएसएस और बीजेपी से रहता है। ये उनके कुछ ना कुछ काम लिए हुए होते हैं सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से, और उसके एवज में या और भी जो कुछ भी होता होगा उसके एवज में ये माहौल बनाने का काम करते हैं, सच्चाई से उलट तस्वीर दिखाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई तेलंगाना में तो नहीं दिखाया, तेलंगाना में क्या दिखाते, बीजेपी सत्ता में आ रही, क्या दिखा देंगे, नहीं संभव है। छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाया, या छत्तीसगढ़ में भरपूर कोशिश की गई कि बीजेपी को कई दिखा रहे कि एकदम कांटे की टक्कर है, वोट परसेंट का एकदम नजदीकी मामला है, ऐसा है वैसा दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनली वो दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि मैनिपुलेशन की भी एक सीमा होती है। और उसके बाद मध्य प्रदेश में कोई कह ही नहीं रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार बचा रही है। भाई हर जगह कांग्रेस के आने की चर्चा, चाहे किसी भी वोटर के वर्ग में चले जाइए, ये चर्चा बारेआम है। लेकिन एग्जिट पोल उल्टा बता रहा है। क्यों? ताकि माहौल बन सके, और इसके लिए एग्जिट पोल को मैनेज किया गया है। और ये दावा हालांकि सबूत के साथ दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन आप जानते हैं हमारे चाहे बगैर सबूत आ जाते हैं। भाई वो इंडिया टुडे का आज तक का वो वीडियो तो आपने देखा ना, जिसमें राजदीप सरदेसाई, उनके साथी राहुल कंवल और वो एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता जी तीनों बात कर रहे हैं। और तीनों बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे सही हो सकता है, ये आंकड़े कैसे सही हो सकते हैं। तो प्रदीप गुप्ता बोलते मैं क्या करूं, यही आंकड़े आ रहे हैं, तो अरे हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। इस तरीके से राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एडिटोरियल टीम है उसको इस सर्वे पर खुद भरोसा नहीं है। अब जब एडिटोरियल टीम पर भरोसा नहीं है, हम तो आज तक को महत्व देते हैं ना, हम तो आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के की क्रेडिबिलिटी को महत्व देते हैं ना। अगर उसकी एडिटोरियल टीम इस एग्जिट पोल को ही स्वीकार नहीं कर रही है, तो वो एग्जिट पोल करने वाली की क्या औकात है। वो तो कुछ साल पहले उसको कोई पहचानता भी नहीं था, वो नया एजेंसी खोला, काम लिया, काम कर रहा है। वो जब आज तक से जुड़ता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो जब एडिटोरियल टीम ही नकार रहा है तो उस एग्जिट पोल के मायने क्या है। तो ये एक तरह से कमलनाथ ने एक बहुत अच्छा वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने बताया भी है कि हम बढ़िया से जीत रहे हैं, और दोपहर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जीत के साथ में की बात शेयर करेंगे। और इस दौरान कार्यकर्ताओं को कहा है कि इस मन से निकाल दो कि हम हार रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं। और जो इस तरह की विसंगतियां होने वाली हैं, सरकारी अफसरों को भी एक तरह से ऐसे शब्दों में आगाह कर दिया है कि भाई हम ही आ रहे हैं और एक एक बात देखी जाएगी। तो ये उनको भी बता दिया गया है। तो ये बताने की जरूरत है, क्योंकि एक बाहर से इंपोज किया जा रहा है कि बीजेपी आ रही है, तो सारा महकमा बीजेपी को जिताने में लग जाए, ताकि जो छोटे छोटे मैनिपुलेशंस हो सकते हैं वो किए जाएं। ये एकदम इधर पूरब को पश्चिम बताया जा रहा है। इस तरीके से एग्जिट पोल्स हो रहे हैं। एग्जिट पोल्स सिर्फ इसलिए मैं सारे एग्जिट पोल को मैं खारिज कर रहा हूं, एग्जिट पोल स्वयं अपने आप को खारिज कर रहे हैं, स्वयं अपने आप को एग्जिट पोल्स खारिज कर रहे हैं। और इसकी बात को अगर समझना, उन्हें पहले भी बताया है कि ये क्या करते हैं एग्जिट पोल का। जैसे मैं कोई पुराना राजस्थान का ही मैं जो पिछले वीडियो में दिखा आंकड़े को लेकर बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक, इसमें तो रेंज नहीं है, मैं रेंज वाला फिगर लेना चाहता था।
देखिए रेंज वाला अगर कोई फिगर आ जाए मेरे पास हो तो मैं लेकर आता हूँ। रेंज का फिगर नहीं दिख रहा है। रेंज का, हाँ यहाँ है रेंज का। देखिए राजस्थान एग्जिट पोल में ये सीट प्रोजेक्शन, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया, ये क्या कह रहा है? 80 से 100 सीटें बीजेपी को मिल सकती है राजस्थान में, और कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती है। अब आप देखिए 80 से 100 के बीच, मैं बस एक बात बता रहा हूं इसी को बताने के लिए, 80 से 100 के बीच में कितना फर्क है? 20 सीटों का, है ना। इसी तरीके से 86 से 106 के बीच में कितना फर्क है? 20 सीटों का, यानी 20 का मार्जिन रख रहे हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या फर्क है? चाहे लोअर रेंज लीजिए 80-86, 6 का फर्क है, या 100 और 106 लीजिए, 6 का फर्क है। यानी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को कांग्रेस से 6 सीटें ज्यादा आएंगी, लेकिन ये बताने के लिए कहते हैं कि बीजेपी को 100 से एक 80 से 100 सीटें आएंगी, कांग्रेस को 86 से 106 आएंगी। तो क्षमा कीजिए, इसमें कांग्रेस को 6 सीट ज्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को 6 सीट कम दिखा रहे हैं। मगर मैं बता रहा हूं कि 6 सीट का अंतर बताने के लिए, इसके बावजूद कि वो कांग्रेस के पक्ष में है, आपको क्या 20 सीटों का रेंज बताना पड़ेगा? और जब 20 सीटों का रेंज बता रहे, इसका मतलब आप खुद कंफ्यूज है भाई। आप क्या एग्जिट पोल दे रहे हैं? आप एग्जिट पोल गलत दे रहे हैं, भरमा रहे हैं। दूसरे में देखिए रिपब्लिक्स पी मार्क मार्टिस का 115 से 130 सीटें हैं बीजेपी को दी जा रही, 15 सीटों का मार्जिन है। कांग्रेस को 65 से 75 सीटें दी जा रही हैं, यहां भी 10 सीटों का मार्जिन है। और 75 और 130 के बीच में अगर मार्जिन देखें तो लगभग 55 सीटों का मार्जिन है, यानी 55 सीटों का फर्क यहां दिखाया जा रहा है। और मार्जिन 15, हालांकि मार्जिन 15 का दिखाया जा रहा है, फिर भी ये उस लॉजिक पर एग्जैक्ट नहीं बैठता जो पहला लॉजिक था, उस पर बैठ रहा था। तो ओवरऑल सारे एग्जिट पोल्स ने मार्जिन दिखाए हैं, गैप दिखाए हैं, और वो मार्जिन रियलिटी से बहुत दूर है। तो इस तरीके से एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़ा जा रहा है। हो क्या रहा है कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने मोदी के, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, मोदी की गारंटी कहा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मोदी का नाम ही गारंटी है, और गारंटी गारंटी शब्द कांग्रेस ने इम्प्लांट किया पूरे चुनाव में। 5 गारंटी, कांग्रेस की गारंटी, गहलोत की गारंटी, कमलनाथ की गारंटी, इस तरह से बघेल की गारंटी, गारंटी वर्ड कांग्रेस ने गढ़ा। उसके समांतर बीजेपी ने ये गारंटी का नरेंद्र मोदी के नाम पर नारा दिया। अब कल को अगर चुनाव हार जाएंगे तो देश ये न कहे कि मोदी चुनाव हार गया। उससे पहले ही एक तो पिज्जा बना देना कि बीजेपी जीत रही है, और उसके बाद में पूरी बहस को एग्जिट पोल सही है या गलत पर ले जाना। हम जनता के फैसले पर कहां एक्चुअली बात कर रहे हैं, किसकी सरकार आएगी किसकी सरकार नहीं आएगी। हम बात करें कि एग्जिट पोल सफल होगा कि नहीं सफल होगा। हम डाइवर्ट हो गए, पूरी मीडिया को डाइवर्ट कर दिया गया। अब इसके बाद जब एक्चुअल नतीजे आएंगे, तमाम कोशिशें भी होंगी कि उनके फेवर में जाए, अगर नहीं गया तो क्या होगा? देखिए जेपी नड्डा जी को आगे कर दिया गया है। अब जेपी नड्डा जी जगह जगह घूम घूम करके पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं, वसुंधरा राजे से मिल रहे हैं, उधर जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिल करके कैलाश विजयवर्गीय से मिल रहे हैं, तमाम तरह की चीजें आपके जेपी नड्डा जी। अब संकेत समझिए, जब जब जेपी नड्डा जी को आगे किया जाता है तब तब समझिए कि बीजेपी हार रही होती है। क्योंकि जब बीजेपी जीत रही होगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके बारे में चर्चा जो है, वो चर्चा एक तो की नहीं जाएगी, और जिन नेताओं से बात की जाएगी उसको सीधे दिल्ली बुलाया जाता है। भाई दिल्ली से कोई आदमी स्टेट में, कैपिटल में जाकर के समन्वय बनाने का प्रयास करे, वो युग चला गया बीजेपी का। ये युग मोदी शाह का युग है। ये तो दिल्ली बुलाते हैं, लेकिन जब हार रहे होते हैं तो जेपी नड्डा जी को भेज दिया जाता है। ये साफ सिम्टम्स होता है कि वो हार रहे हैं। एग्जिट पोल अपनी जगह है और बीजेपी की शैली अपनी जगह है। जो बीजेपी की शैली को समझते हैं वो जानते हैं कि क्या नतीजे आने वाले हैं। तो हम तो यही देख रहे हैं, यही परख रहे हैं। कई सारी चीजें हैं, कितनी बात बताएं, हो सकता है रिपीटेशन भी हो जाए। देखिए क्यों फेल होती है एग्जिट पोल, क्यों फेल होता है? एग्जिट पोल में
आप देखिए जो टीम होती है उस टीम में महिलाएं होती नहीं है, नगण्य, एक भी हो गई तो बहुत बड़ी बात है। तो महिलाएं जब इस टीम में नहीं है तो एग्जिट पोल महिलाओं के बीच में उनकी राय कैसे सही सही लाएगा? पुरुषों को महिलाएं क्या उतनी आसानी से बताती हैं अपनी राय? महिला अगर रिपोर्टर है तो उसको बढ़िया से बता देती है। अगर मुसलमानों के बीच में कोई गैर मुसलमान जाता है तो आप उम्मीद करते हैं कि सही बता ही देंगे? अरे वो लोग तो देखते, कई जगह ऐसा होता है कि अरे ये पत्रकार सभाएं, पत्रकार माने गोदी मीडिया वाले होंगे और उनको बोलते हैं मैं नहीं नहीं मैं तो मोदी मोदी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मुसलमान भी बोल देते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ही हमने वोट दिया। लेकिन थोड़ा सा साइड हट के बात कीजिए तब पता लगता है कि नहीं, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। तो जब तक कोई मुसलमान उस टीम में नहीं होगा तो मुसलमानों के राय को सही तरीके से कैसे ला सकता है? कोई आदिवासी अगर उस टीम में नहीं होगा तो आदिवासियों की राय को वहां सही से कैसे ला सकता है? ये सबसे बड़ी खामी है आज के एग्जिट पोल की। इस एग्जिट पोल की टीम में समुदाय, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समन्वय ही नहीं है। केवल सवर्णों की जमात है, जिसका जो परोक्ष संबंध भाई संघ से, भाजपा से होता है। इंटेलेक्चुअलिटी भी कई हद तक गुलाम हो चुकी है। उस जमात से जाते हैं, कारोबारी तरीके से काम करते हैं और बैठ करके गणित बनाते हैं। यह है एग्जिट पोल। यही तो एग्जिट पोल हमने बताया। ऐसा होता है क्या? यही सीएचडीएस, मैं तो नाम लेकर कह रहा हूं, सबका यही हाल है। ये तो उदाहरण मैंने सीएचडीएस का आपको रखा, चूंकि ताजा खबर है इसलिए रखा कि सीएचडीएस छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जिता रहा था और जीत गई कांग्रेस। सीएचडीएस मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिता रहा था 2018 में, जीत गई कांग्रेस। सीएचडीएस राजस्थान में बड़ा मार्जिन कांग्रेस के पक्ष में दे रहा था, आया छोटा मार्जिन, लेकिन सीट में बड़ा मार्जिन आ गया। अब इस बार बीजेपी को और 3% का मार्जिन दे रहा है। तो ये बात अनबिलीवेबल है, क्योंकि राजस्थान में जो रहते हैं वो जानते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर यहाँ फिजा पलट गई है, दिल्ली में हल्ला है, लेकिन राजस्थान में जानते हैं कि हम बालकनाथ भी अपनी सीट बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जो जमीन पर है वो जान रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है, लेकिन जो दिल्ली में बैठ के मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो एग्जिट पोल पर भरोसा कर रहे हैं। समय बहुत कम बचा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये पूरा चुनाव, जनता जो है एक बदलाव की दिशा में बढ़ रही है और इसका 2024 पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 2024 पर क्या असर पड़ेगा वो भी थोड़ा बोल देते हैं, आपके साथ साझा कर लेते हैं। ये चुनाव होता है, मान लीजिए कि चारों सीटें, चारों राज्य कांग्रेस जीत जाती, तेलंगाना जीत रही है नो डाउट, छत्तीसगढ़ जीत रही है नो डाउट, मध्य प्रदेश, राजस्थान में डाउट क्रिएट किया गया है। अगर ये भी कांग्रेस जीत जाती है तो ये 4 स्टेट जीतने के बाद पूरे देश में आप जब मैप रखेंगे तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश छोड़ के बीजेपी का कोई स्टेट नजर नहीं आएगा। दक्षिण भारत साफ है, पश्चिम भारत में गुजरात और इधर दक्षिण पश्चिम में आप महाराष्ट्र को ले सकते हैं, महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है। इसके अलावा आधे से ज्यादा भारत भूमि पर विपक्ष का शासन होगा और 2019 और 2024 का यही सबसे बड़ा फर्क है। 2019 में अगर बीजेपी जीती थी तो उस समय उसके पास में 2/3 हिंदुस्तान पर कब्जा था, 2/3 हिंदुस्तान की प्रादेशिक सरकारों पर बीजेपी का कब्जा या एनडीए का कब्जा था 2018 में। और आज जब ये चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर विपक्ष का कब्जा होगा और इस पृष्ठभूमि में 2024 का चुनाव होगा तो समझिए कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश होने वाली है। यह है इस चुनाव का महत्व। इस वजह से लोग डरे हुए हैं, हिले हुए हैं और ये जो चुनाव परिणाम आएंगे फिजा बदल जाएगी। ये राहुल गांधी का कद जो बढ़ा है भारत जोड़ो यात्रा और कई स्टेट्स जीतने के बाद, अब राहुल गांधी और बड़े नेता के रूप में सामने आएंगे। वो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि राहुल हमारे लविंग लीडर हैं। दक्षिण से आवाज आ रही है, ये फिजा पहले नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी जो ग्लोबल लीडर अपने आप को कहते हैं, दक्षिण भारत में उनकी जयकार करने वाला कोई स्टेट नहीं बचा
और वहां वो बात नहीं नजर आती है। पूरे हिंदुस्तान का वो लीडर नहीं है और ग्लोबल लीडर क्या होंगे, तो वो अपनी जगह है। उनको वो प्रधानमंत्री के रूप में देश से बाहर जाएंगे तो सम्मान होगा, जो कि हिंदुस्तान की जनता का सम्मान होता है। अगर प्रधानमंत्री पद से आप हट जाएंगे, सारा ग्लोबल लीडर बनना निकल आएगा, धरती पर आ जाएगा। ग्लोबल लीडर आप तभी हैं जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे न, पहले आप गुजरात तक ही सीमित थे और फिर से वापस गुजरात भी, शायद गुजरात भी एक्सेप्ट ना करे। ये सारे हालात हैं। तो इस बीच कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, मैं उन प्रतिक्रियाओं को लेता चलूं, बोलने में मशगूल हो गया था, मैं क्षमा कीजिएगा। कांग्रेस इज फॉर एवर बेस्ट फॉर द कंट्री, ये प्रताप एपी जी कह रहे हैं। अजय वर्मा जी कह रहे हैं नेक्स्ट सरकार कांग्रेस फॉर स्टेट। सुभाष चंद्रा लिख रहे हैं प्रेम कुमार जी आपके चैनल का नाम जबान पर नहीं आ रहा, आप अपने चैनल का नाम बदलिए, प्रेम संवाद कैसा रहेगा। सुभाष चंद्रा जी, हमारा नाम चैनल का बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, पब्लिक को भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। इंडिया नाम लेने में संकोच क्या है। हुसैन जफर लिख रहे हैं सर, आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम 30 years and have covered many elections. People mostly give their opinion after seeing their surroundings, their own profession and the area they belong to. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं आपसे 100% इत्तेफाक रखता हूं। राजेश मित्रा लिख रहे हैं कांग्रेस इज कांग्रेस, बीजेपी हवा हवाई पार्टी, फॉर बीजेपी वी इंडियन सफर्ड ए लॉट, द वर्स्ट नौटंकी पार्टी। ये आपकी अपनी राय है, लेकिन फिर भी मैं रख रहा हूं और रखने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है। शिव कुमार जी लिख रहे हैं कांग्रेस विन 3। इसके बाद देवाशीष मोहंती कांग्रेस इज कमिंग। मुनीराम यादव कुछ लिख रहे हैं वॉश हैंड्स, पता नहीं इसका मतलब मैं क्या लूं। मुनीराम जी थोड़ा सा आपको करके लिखिएगा। वाह क्या बात है, ANI 21 ने लिखा। इसके बाद मैं आपको और प्रतिक्रियाएं बताऊं। साहेब भी विदेश यात्रा पर चले गए परिणाम से पहले, बहुत अच्छा इंडिकेशन आपने ध्यान दिलाया, क्योंकि ऐसे मौकों पर साहेब सबका अभिवादन लेने के लिए जरूर मौजूद रहते हैं। देवाशीष मोहंती कहते हैं थैंक्स फॉर योर एनालिसिस। तो आप सबका बहुत बहुत आभार और आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम चाहते हैं कि हम इस संवाद को हम आगे भी जारी रखेंगे। ये ऐसा नहीं कि इलेक्शन के दौरान शुरू हुआ संवाद है, ये आगे भी जारी रहेगा और आप जो प्यार सम्मान हमें दे रहे हैं वो बरकरार रखें। तो इस तरीके से अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे बीच का संवाद एक गंभीरता के साथ हम बातचीत कर सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करते हैं, हम उसको स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, आपके व्यू पॉइंट्स को भी रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम ये इस बातचीत को अंत करने से पहले मैं चाहता हूँ स्क्रीन थोड़ा क्लीन कर लूँ। स्क्रीन में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं तो इस वजह से आपको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक और आया था, आपने 2 दिन से सुकून दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सिचुएशन को पढ़ने की बताने की कोशिश की है और मुझे जो दिख रहा है मैं एकदम विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं बिना एनालिसिस के बिना विश्लेषण के नहीं कह रहा हूँ, एक लंबे समय से विश्लेषण कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपनी राय पर कायम हूँ। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी मैं बैठता हूँ, देखता हूँ, बहुत एक तरफा संवाद होता है, उसके बीच भी अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। तो जहाँ जितना अवसर मिलता है तो यहाँ थोड़ी खुली बात होती है, ये सच है। तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।